नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और देखिए, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो सिलेबस आ चुका है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अभी तक की अपनी क्लासेज ली भी हैं और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का बिंदु लेकर के आए हैं। तो आज हम जिस विषय पर जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वो बिंदु हमारे लिए है ऐतिहासिक स्रोत। अब सबसे पहली बात ये आती है कि ऐतिहासिक स्रोत होते क्या हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत जो है वो इतिहास से जुड़े हुए एक ऐसे संसाधन, एक ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यानी इतिहास में कब क्या घटित हुआ इसके विषय में अगर हमें जानना है तो वो जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होगी। अब ऐतिहासिक स्रोत जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, ये दो प्रकार के स्रोत हमारे लिए दिए हुए हैं। हमारे सिलेबस में दो प्रकार के स्रोत दिए हुए हैं, पहला पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। अब इतिहास जो शब्द है, क्या इतिहास जो शब्द है उसी इतिहास शब्द में एक प्रत्यय जुड़ करके एक शब्द बना हुआ है। तो जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो स्रोत क्या हुए? इतिहास का अध्ययन करवाने वाले, इतिहास के विषय में बताने वाले स्रोत क्या कहलाएंगे? ऐतिहासिक स्रोत कहलाएंगे। फिर अगर हम आगे बात करें तो प्राचीन भारतीय समाज जो है वो अध्यात्म प्रधान था। अध्यात्म, ईश्वर क्या है, ईश्वर है या नहीं है, प्रकृति को कौन चला रहा है, ये सारी जो बातें हैं ये अध्यात्म कहलाती हैं। तो प्राचीन भारतीय समाज जो है वो कैसा था? अध्यात्म प्रधान समाज था। इसीलिए धार्मिक ग्रंथों की रचना अधिक हुई। यानी अक्सर हम यही देखते हैं कि इतिहास में विदेशी जो साहित्यकार हैं, विदेशी जो इतिहासकार हैं उनका नाम हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इतिहास में जो हम देखते हैं वो भारतीय संस्कृति के द्वारा या भारतीय इतिहासकारों के द्वारा, यानी भारतीय इतिहास में लिखा तो बहुत कुछ गया लेकिन वो व्यवस्थित नहीं था। क्या नहीं था? व्यवस्थित नहीं था। यानी किस घटनाक्रम का कौन सा काल है ये सब हमें पता नहीं चल पाता, निश्चित तौर पर पता नहीं चल पाता। जैसे कि हम बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ वगैरह के बारे में बात करें, हम वेदों के विषय में अगर बात करें, हम पुराणों के विषय में अगर बात करें, तो ये जो वेद पुराण वगैरह हैं इन सब के विषय में हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। और उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि वो सारे ग्रंथ कैसे हैं? धार्मिक ग्रंथ हैं। और धार्मिक ग्रंथों में केवल कपोल कल्पनाओं के आधार पर या फिर यूँ मान लीजिए कि कहानी के आधार पर या कहानी के रूप में हमें वो चीज़ें प्रस्तुत कर दी गई। इसी वजह से हम ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि उसका समय काल कौन सा है। और इसी वजह से यानी इन ऐतिहासिक स्रोतों में जो बात हुई उनमें राजनीतिक घटनाओं को स्थान कम प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, वो ईश्वर से, वो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त कम होती है कि राजनीतिक आधार पर या राजनीतिक क्रियाकलापों में क्या कुछ घटित हुआ, कब घटित हुआ, ये चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। फिर अगर हम बात करें ऐतिहासिक स्रोतों की, तो जो ये ऐतिहासिक स्रोत हैं इन ऐतिहासिक स्रोतों में ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उन ऐतिहासिक स्रोतों को दो जगह पर बांट दिया गया। कहाँ पर? यानी दो भागों में, दो स्थानों पर दो प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत बता दिए गए, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातत्व से संबंधित जितने भी स्रोत होंगे वो पुरातात्विक स्रोत कहलाएंगे। पुरातत्व से संबंधित होने का मतलब कि किसी इमारत का निर्माण कब हुआ, किसी अभिलेख का निर्माण कब हुआ, किसी स्तंभ का निर्माण कब हुआ, किसी रचना का निर्माण कब हुआ, ये चीज़ें अगर हैं, कोई प्रशस्ति है, प्रशस्ति मतलब किसी राजा की प्रशंसा में लिखा गया कोई लेख अगर है तो वो प्रशस्ति कहलाएगी। तो वो प्रशस्ति यानी उस प्रशस्ति की रचना कब हुई, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस में आती हैं? पुरातात्विक स्रोतों में आती हैं। और दूसरी तरफ क्या है? साहित्यिक स्रोत। तो जो ये साहित्यिक स्रोत हैं ये वही हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन कम प्राप्त होता है या राजनीतिक घटनाओं के विषय में जानकारी कम प्राप्त होती है, वो अध्यात्म से संबंधित है, उसे ही हम साहित्यिक स्रोत कहेंगे। वैसे तो साहित्यिक जो स्रोत हैं उनमें जानकारी बहुत है, इतिहास के विषय में जानकारी बहुत है। जैसे कि अगर हम कौटिल्य का
अर्थशास्त्र है, कल्याण की राजतरंगिणी है, वर्णभट्ट का हर्षचरित्र है, ऐसे ही नीति शतक वगैरह है, भृतृ वगैरह के। तो उन सब के बारे में हमें जानकारी तो प्राप्त होती है, लेकिन वो जानकारी व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित होने का मतलब कि समय काल के अनुसार हमें उसमें समय और काल का पता नहीं लग पाता कि किस समय किस घटनाक्रम का काल है, वो चीज़ हमें पता नहीं लग पाती। और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि हम इसको व्यवस्थित नहीं मान सकते। और इसमें ईश्वरीय प्रक्रिया या प्रकृति से संबंधित जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए इसमें राजनीतिक जो क्रियाकलाप हैं उनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो ये तो बात हुई हमारे पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनके विषय में कि पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो दो तरह के हैं। माफ़ कीजिएगा, ऐतिहासिक स्रोत जो हैं वो दो तरह के हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। अब अगर हम पुरातात्विक स्रोतों के विषय में बात करें तो पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं उसके विषय में भी हम पढ़ लेते हैं कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोतों के विषय में अगर हम आगे बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम देखेंगे कि अभिलेख आते हैं, जिनमें अभिलेखों को स्तंभ लेख में बांट दिया गया। और स्तंभ लेखों में अशोक के स्तंभ लेख सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो प्रसिद्ध है, और चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर अगर हम बात करें आगे, इसी तरह से स्कंदगुप्त का भीतरी गांव स्तंभ लेख, और शिलालेख में अगर हम बताएं, शिलालेखों के विषय में अगर हम जानकारी देना चाहें तो शिलालेखों में बेसनगर स्थापित हीलियोडोरस का गुरुड़ ध्वज स्तंभ लेख जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। यानी गुरुड़ ध्वज तो इसको नाम दिया गया है इस स्तंभ लेख को, लेकिन स्थापित इसने किसको करवाया? स्थापित इसे किसने करवाया? हेलियोडोरस ने करवाया। तो इस प्रकार से ये शिलालेख जो हैं वो हैं। और इसी प्रकार जो अभिलेख है उसका तीसरा प्रकार क्या है? गुहालेख। गुहालेखों में जो रचनाएं हैं उनमें बारबर का अशोक रचना जो है वो अशोक ने करवाई, नागार्जुन की रचना दशरथ ने करवाई। और इसी प्रकार से नासिक और नानाघाट पर जो दो गुहालेख है, जो दो गुफाओं में रचित गुहालेख, उनका संबंध किससे है? सातवाहन से, सातवाहन काल से या सातवाहन वंश से। तो गुहालेख क्या होते हैं? किसी पहाड़ को काट करके, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है तो इसको काट करके अंदर से खोखला करके इसमें गुफा बना दी जाए और उस गुफा में जा करके इसके विषय में कोई लेख लिखे जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? गुहालेख कहेंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें मूर्ति लेख की, तो मूर्ति लेख में परखम जो कि यूपी की एक यक्ष प्रतिमा है 7 फीट ऊंची, ये 7 फीट ऊंची एक प्रतिमा है, ये 7 फीट ऊंची प्रतिमा मूर्ति लेख कहलाएगी। यानी मूर्ति पर अगर किसी जानकारी का प्राप्त होना पाया जाए तो वो मूर्ति लेख कहलाएगा। इसी प्रकार जो पुरातात्विक स्रोत हैं, ऐतिहासिक जो स्रोत हैं, उनमें पुरातात्विक और साहित्यिक दो जगह पर हमने बांटा था। तो उनमें अगला क्रम आता है सिक्कों का। सिक्कों के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है? जैसे कि मान लीजिए समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्के चलवाए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए, तो उससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होगी कि उस प्रकार के सिक्के अगर हमें कहीं से प्राप्त हो रहे, मान लीजिए हमें राजस्थान से कोई सिक्के प्राप्त हुए और ठीक वैसे ही सिक्के हमें पाकिस्तान से भी प्राप्त हो रहे हैं, तो हम उससे क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि या तो इन दोनों के मध्य व्यापार था या इन दोनों तक, यानी यहाँ से यहाँ तक उस व्यक्ति का शासन था। और इन सब के अलावा उन सिक्कों पर लिखी गई जो वर्ष वगैरह हैं उससे हम अंदाज़ा लगा पाते हैं, उससे हम आइडिया लगा पाते हैं कि वो जो उनका शासनकाल है, पीरियड है, वो कितने समय तक रहा होगा। फिर हम बात करते हैं आगे स्मारकों की, यानी जो पुरातात्विक स्रोत है उन्हीं में आगे हम बात करते हैं स्मारकों की। तो स्मारकों में क्या क्या आता है? एक तो आता है स्तूप, एक आता है चैत्य, एक आता है विहार और एक आता है मंदिर इत्यादि जो हैं वो सारे स्मारक कहलाएंगे। तो जैसे स्तूप तो क्या होता है कि सांची का स्तूप, इस तरह से आधा कद्दू जो होता है उसको अगर हम उल्टा रख दें, आधा कटा हुआ, उसको हम स्तूप कह सकते हैं। इसी प्रकार से कहीं रुकने ठहरने की जगह जो हैं कोई, जिनको आज की भाषा में हम धर्मशाला कह सकते हैं, तो वो धर्मशाला के रूप में जो अगर कोई ठहरने वाला स्थान है उसको हम चैत्य और विहार कह सकते हैं। मंदिर के विषय में हम सभी जानते ही हैं। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों के विषय में कि साहित्यिक स्रोत क्या क्या हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में देखिए हमने सबसे पहले रखा है धर्म ग्रंथों को। धर्म ग्रंथ जो वैदिक धर्म ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं और बौद्ध साहित्य है। जैसे वैदिक धर्म ग्रंथों में हम वेद के विषय में पढ़ते हैं,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ब्राह्मण में पढ़ते हैं, आरण्यक पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं। पुराण जिनकी संख्या 18 बताई गई, 18 पुराण हैं। ऐसे ही आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, ये सारे वेदों के ही भाग हैं जिनके विषय में हम अध्ययन करते हैं और जिनसे हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। जैसे हमारे यहाँ जो युग चलते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये सारे युगों की जानकारी किस में है? इसी में है। हमारे देवताओं के विषय में जानकारी किस में है? इन्हीं वेदों में है। तो कुल मिलाकर के हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं वो हमें क्या जानकारी प्रदान करते हैं कि हमारे जो प्राकृतिक रचनाएं हैं उन प्राकृतिक रचनाओं का कार्यकाल क्या है, या हमारी इन प्राकृतिक रचनाओं में किन किन का उल्लेख किया गया है, हमारा इतिहास क्या था, इंसान कहाँ से आया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं? वैदिक धर्म ग्रंथों से प्राप्त होती हैं। फिर इसी प्रकार से जैन ग्रंथ के विषय में अगर अब बात करें तो जैन ग्रंथों में आता है परिशिष्ट पर्व। ये एक तरह का ग्रंथ है जिसमें जैन ग्रंथ से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती है कि महावीर कौन थे, महावीर जैन कैसे बने, या उनका जन्म किस समय हुआ, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, वो 24वें तीर्थंकर थे, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। पार्श्वनाथ उसमें पहले तीर्थंकर थे, ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त चलेंगी, कहाँ से प्राप्त होंगी? इसी परिशिष्ट पर्व से, जो कि जैन ग्रंथ से संबंधित है या जैन धर्म से संबंधित है। फिर इसी प्रकार जो बौद्ध धर्म है, उस बौद्ध धर्म के विषय में या बौद्ध साहित्य जो है वो कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक, यानी इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। बौद्ध साहित्य जो है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक और एक है धम्म पिटक, जिसमें धर्म के विषय में बताया गया, जिसमें नियमों के विषय में बताया गया और जिसमें शालीनता के विषय में बताया गया। तो इस प्रकार से ये बौद्ध साहित्य है। और आगे अगर हम बात करें ऐतिहासिक या समसामयिक ग्रंथों की, अब इसमें ऐतिहासिक और समसामयिक क्या? ऐतिहासिक इसको इसलिए कहा क्योंकि ये इतिहास से संबंधित है, और समसामयिक इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह से आज हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वो करंट क्या है? समसामयिकी। और समसामयिकी का मतलब क्या है? तत्काल। तत्काल यानी उस काल से या उस समय से संबंधित जो रचना होगी वो समसामयिकी कहलाएगी। तो जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये राजनीतिक है वैसे तो, यानी राजनीति से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो जानकारियाँ हमें इससे प्राप्त होती है, लेकिन किस काल की? मौर्य काल की। यानी मौर्य काल के विषय में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो वो कहाँ से प्राप्त होगी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। तो ये उस समय की बात होगी, इसलिए इसको समसामयिक ग्रंथ कह दिया। ऐसे ही कल्याण की राजतरंगिनी, जो कि कश्मीर से संबंधित है, कि कश्मीर की जो रचना है, कश्मीर के प्रसिद्ध जो रचनाकार हैं वो कौन है? कल्हण। और इन कल्हण के द्वारा ही इसकी रचना की गई, किसकी? राजतरंगिनी की। फिर ऐसे ही बाण भट्ट का हर्षचरित, हर्षवर्धन के विषय में, श्री हर्ष के विषय में यहाँ पर कहा गया है। किसके विषय में? तो बाण भट्ट की जो रचना है हर्षचरित्र, वो श्री हर्ष के विषय में जानकारी हमें प्रदान करती है कि हर्षकालीन जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। फिर ऐसे पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें व्याकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो ये एक तरह की साहित्यिक रचना होगी कि उस समय का व्याकरण क्या था, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई, भाषा कैसे अपने अस्तित्व में आई। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो जो है वो पृथ्वीराज तृतीय के विषय में जानकारी उपलब्ध करवाता है कि पृथ्वीराज चौहान कौन था, उसने कौन कौन से युद्ध लड़े और उसने मोहम्मद गोरी को किस तरह से पराजित किया। ऐसे ही विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है ये गुप्त काल के विषय में हमें जानकारी उपलब्ध करवाता है। अब यहाँ पर जो मुद्रा राक्षस है, ये मुद्रा राक्षस एक रचना है और इस रचना में क्या बताया गया है कि किस प्रकार से घनानंद का, किसका? घनानंद का एक मंत्री है, घनानंद का एक मंत्री है, उसका नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। और ये जो मुद्रा राक्षस है इसी के आश्रय पर या इसी के वजह से किस प्रकार घनानंद के नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य वंश का उदय हुआ, ये चीज़ इसमें बताई गई है। फिर आगे हम अगर बात करें विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के, कि अभी तक जो हमने देखा वो तो सारे देशी थे, यानी यहाँ पर जो लोकल जिसको हम कह सकते हैं वो लोग थे। अब हम बात कर रहे हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत की, कि विदेशी यात्री जो हमारे यहाँ आए उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और उनके द्वारा हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो देखिए उनके द्वारा लिखी गई एक तो मैगनीज की इंडिका जो विश्व प्रसिद्ध है,
मैगस्थनीज की इंडिका में मैगस्थनीज ने क्या क्या बताया है कि उस समय का खान पान कैसा था, उस समय का समाज कैसा था, उस समय का प्रशासन कैसा था, उस समय का रहन सहन कैसा था और उस समय की राजनीतिक जो व्यवस्था है वो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ये चीज़ें मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में उल्लेखित की है, बताई हैं। फिर बात करते हैं इतिहास का पितामह कौन, सुमाचीन। ये इतिहास का पितामह कहलाता है क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से चीनी इतिहास का पितामह कहलाता है क्योंकि जिस प्रकार से महाभारत में पितामह थे उसी प्रकार से चीनी इतिहास में अगर हम बात करें पितामह की तो वो नाम किसका आएगा, सुमाचीन का। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर फाहियान हमारे यहाँ भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गुप्त वंश से मौर्य जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो फाहियान हमारे यहाँ भारत आया उस फाहियान के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है फाकूकी। और इस फाकूकी में इसने क्या बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में बताया, उसके शासन के विषय में बताया है, उसके राजकाज के विषय में बताया है। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के जो महल हैं उन महलों को देख करके ये कहा कि शायद ये देवताओं के द्वारा निर्मित है, क्योंकि हम इस लाइन के माध्यम से समझ सकते हैं कि उसने कितना उत्कृष्ट उन महलों को बताया होगा जिन महलों के विषय में इसने बात की, और वो महल किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं हर्षवर्धन के समय पर हमारे यहाँ आए हेनसांग की, कि हेनसांग जो है उसने भारतीय इतिहास की जानकारी हमें उपलब्ध करवाई अपने रचनाओं में, अपने साहित्य में। तो हर्षवर्धन के काल की या हर्षवर्धन के समय की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, हेनसांग के द्वारा रचित ग्रंथों से। और लामा तारानाथ की जो रचना है उसका नाम है कंग्यूर और तंग्यूर। ये दो ग्रंथ हैं लामा तारानाथ जो कि तिब्बत से संबंधित हैं, यानी तिब्बती इतिहास या चीनी इतिहास का कुछ अंश मान लीजिए। तो तिब्बत के इतिहास की जानकारी हमें किससे प्राप्त हुई है, तिब्बत के प्रसिद्ध रचनाकार लामा तारानाथ की जो रचनाएं हैं वो उनका नाम है कंग्यूर और तंग्यूर। और इसी प्रकार से अरबी जो लेखक हैं, अरब देश से आए हुए जो लेखक हैं उनमें अल बरूनी की महकीक ए हिंद विश्व प्रसिद्ध है, महकीक ए हिंद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये थी हमारी रचनाएं जिनके कुल मिलाकर के ऐतिहासिक जो स्रोत हैं वो प्राचीन और ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उनको दो भागों में हमने बांट रखा है, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख आते हैं, शिलालेख आते हैं, गुहालेख आते हैं, मूर्तिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं और स्मारक आते हैं। यानी एक तरह से जो ठोस व्यवस्था में है उनको हम पुरातात्विक स्रोतों में गिनते हैं। और साहित्यिक रचनाओं के आधार पर हमें या साहित्यिक रचनाओं के रूप में जो ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं, जिनमें धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक या समसामयिक ग्रंथ हैं, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको आज की क्लास भी पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि ये जो टॉपिक आज हमने पढ़ा ये टॉपिक था BA फर्स्ट ईयर से संबंधित। फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है उस फर्स्ट ईयर के पहले पेपर में ये पहला ही टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर हम इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो इतिहास से संबंधित जानकारियाँ हमारे पास होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं या कई स्टूडेंट्स जो हैं वो आज भी ऐसे हैं जिन्होंने 11th और 12th में कोई और विषय पढ़ा था लेकिन आज इतिहास के विषय में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने केवल पढ़ने के लिए इतिहास ले लिया, बल्कि इतिहास की जानकारी यानी जो भी विषय हम पढ़ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि केवल इतिहास के विषय में, बल्कि जो भी विषय हम पढ़ रहे हैं उस विषय की जानकारी हमें पूरी तरह से होनी चाहिए। और इसी जानकारी से अवगत करवाने के लिए मैंने आपको ये पहला बिंदु पढ़ाया। तो ऐतिहासिक स्रोत के विषय में जो कुछ हमने पढ़ा उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज, कोई कमेंट रह जाते हैं, कोई प्रश्न आपके रह जाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या कमेंट में भी आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर उसका उत्तर दूंगा। समय लग सकता है लेकिन उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। तो जो बच्चे आर्ट्स से संबंधित हैं वे भी, और जो आर्ट्स से किसी और फैकल्टी से आर्ट्स में आए हैं वे भी इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। और इसी प्रकार अपनी क्लास जो है वो निरंतर चलती रहेगी। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। अभी के लिए धन्यवाद।